रीना फटाफट अपना काम निपटाकर कमरे में आई तो देखा पंकज अपना सामान पैक करने में लगा था। कल सुबह 10 बजे उसकी ट्रेन है, इसलिए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखने में वो लगा हुआ था। रीना को देखते ही पंकज बोला, रीना, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े वगैरह रख दो तो पैकिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर मैं राम बाबू जी के घर भी मिलाऊंगा। आखिर छुट्टी इतनी सी ही मिलती है। अब इतने से दिनों में जितने ज़्यादा लोगों से मिल लूँ उतना ही अच्छा है। किसी को शिकायत नहीं रहेगी, नहीं तो बेवजह माँ को ताने सुनाएंगे कि बेटा आया था और मिलकर भी नहीं गया। रीना पंकज की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसे यूँ खड़ा देखकर पंकज बोला, अरे खड़ी क्यों हो, जल्दी से पैकिंग करवा दो। तभी रीना बोल पड़ी, पंकज प्लीज़, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। अब तो इतने साल हो गए हैं, प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना। रीना लगभग गिड़गिड़ाते हुए पंकज से बोली। उसकी बात सुनकर पंकज बोला, रीना क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम इस घर की बहू हो। माँ की सेवा, घर की सारी जिम्मेदारी आखिर तुम्हें ही तो निभानी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी निभाती हो तभी तो मैं वहाँ पे चैन से रह पाता हूँ और कमा पाता हूँ, पर तुम हर बार बस ये जिद पकड़ के बैठ जाती हो। पंकज अपना सामान रखते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। उसकी बात सुनकर रीना बोली, पंकज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। जब शादी होकर आई थी तो एक कुंवारी ननद और एक देवर की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी थी, पर अब उन सब की भी शादी हो चुकी है। देवर नौकरी पर लग चुका और घर में देवरानी अंजू भी आ चुकी है। अब तो माँ अकेली भी नहीं है, अब तो ले चलो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम। माना कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी शादियों के कर्जे तो सिर पर हैं, वो भी तो चुकाना है ना। और वो तो तभी चुका पाऊंगा जब मैं बाहर आराम से कमा पाऊंगा। पंकज ने अपनी बात रखी, पर रीना शायद इस बार सुनने को तैयार नहीं थी। वो फिर बोली, सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी जिम्मेदारी कब निभाओगी। और साथ रहकर भी तो कमाया जा सकता है। क्या जो पति पत्नी बाहर रहते हैं वो कमाते नहीं हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं। उसकी बात सुनकर पंकज उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, रीना तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो खर्च बढ़ जाएंगे। मुझे अधिकतर पैसा यहाँ भेजना पड़ता है, वहाँ तो मैं एक कमरे में गुजर बसर कर लेता हूँ, रूखी सूखी खा लेता हूँ, पर तुम वहाँ जाओगी तो हमें हमारी पूरी गृहस्थी बसानी पड़ेगी। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, भला कैसे हो पाएगा। पंकज ने समझाया तो रीना बोली, मैं कम में ही गुजर बसर कर लूँगी, चाहो तो मैं जॉब भी कर लूँगी, हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। पर पंकज प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो ना। बस करो रीना, क्यों नहीं समझना चाह रही तुम मेरी बात। बस एक ही जिद लेकर बैठी हुई हो। यहाँ रहकर माँ की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। अब की बार पंकज ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसके दोनों हाथों को झटकते हुए रीना पलंग पर हताश होकर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ या नहीं पता नहीं, पर तुम शायद समझना नहीं चाह रहे। शादी की है मैंने तुमसे, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया है जो जिंदगी भर। कहते कहते रीना रुक गई, पर उसकी बात सुनकर पंकज गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया। वहीं रीना पलंग पर बैठी बैठी रो दी। 5 साल हो गए शादी हुए, पर कभी भी पंकज के साथ चैन के पल नहीं बिता पाई। लेकिन अब जब शादी होकर ससुराल आई थी तो ससुराल में सास गंगा देवी, पति पंकज, ननद पूजा और देवर रोहित ही थे, पिता थे नहीं। दोनों भाई बहन उस समय पढ़ ही रहे थे। अकेले पंकज पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो बाहर रहकर जॉब करता था। शुरुआत में जब उसने अपने साथ रीना को ले जाना चाहा तो गंगा देवी ने मना कर दिया। बेटा पहले घर की जिम्मेदारियों को निभा, दोनों भाई बहन तेरी जिम्मेदारियां हैं। इस घर के खर्च और उनकी पढ़ाई तेरी जिम्मेदारी है। ऊपर से अभी तेरी शादी का कर्जा भी तो हो गया है। अभी से अगर बहू को अपने साथ ले जाएगा तो भला यहाँ पर क्या खर्च कर पाएगा। और वैसे भी कुछ दिन बहू को मेरी सेवा तो कर लेने दे, उसके बाद तो तुम दोनों को जिंदगी भर साथ ही रहना है। माँ की बात मानकर पंकज रीना को यहीं छोड़ गया। हालांकि उसकी जॉब अच्छी थी और उसकी अच्छी सैलरी भी थी, पर जिम्मेदारियों के चलते अब वो रीना को साथ लेकर नहीं जाता। साल में एक बार आता था, वो भी कुछ दिनों के लिए। उसमें भी कभी इस रिश्तेदार से मिलने जाना तो कभी उस रिश्तेदार से मिलने जाना, कभी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने जाना, दिन भर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना। इधर रीना घर के कामों में ही लगी रह जाती। जब भी पंकज घर आता तो वो दिन भर परिवार के लिए त्योहार की तरह होता था।
सब नई नई फरमाइशें शुरू कर देते। रीना बस उन फरमाइशों को पूरी करने में ही लग जाती थी। पंकज के साथ तो रात में कुछ पल ही उसके होते थे, उसमें भी वो दोनों इतना थक चुके होते थे कि बिस्तर पर पड़ते ही उन्हें नींद आ जाती थी। इसी कारण आज तक रीना माँ नहीं बन पाई। लेकिन अब शादी के 5 साल बाद हर कोई उसे माँ न बनने के लिए ताने मारना शुरू कर चुका था। 8 महीने पहले देवरानी के आने के बाद तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। उसकी स्थिति घर में काम करने वाली नौकरानी जैसी हो चुकी थी। दुख तो उसे इस बात का ज़्यादा था कि सास गंगा देवी भी पीछे नहीं रहती, घर का सारा काम भी करवाती, साथ ही ताने की बौछार भी करती। उनके ये ताने दिल को छलनी कर जाते थे, पर यह भी नहीं सोचती कि उन्होंने बच्चों को कब साथ रहने दिया। रीना ने 1-2 बार पंकज से कहा भी, पर पंकज की आंखों पर तो अपनी माँ की विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। वो तो मानने को ही तैयार नहीं होता कि माँ ऐसी बातें भी बोल सकती है। खैर, इधर पंकज तो चाचा जी के घर चला गया और रीना अपने आंसू पोंछकर रसोई में पानी का जग भरने गई। पानी के 2 जग भरकर एक जग तो गंगा देवी के कमरे में रखाई और दूसरा जग अपने कमरे में लेकर आ गई और चुपचाप पंकज के सामान को पैक कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। आखिर सुबह जल्दी भी उठना होता है। देवरानी से तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। रात को 11:30 बजे तक पंकज घर लौटा। पंकज के पास घर की दूसरी चाबी थी, जो वो अक्सर यहाँ आता था तब अपने पास रखता था, क्योंकि कई बार रिश्तेदारों के घर से आने में रात को वो लेट हो जाता था, तो उसे किसी को जगाना नहीं पड़ता था। वो दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर में आया तो देखा उस समय गंगा देवी जग रही थी। उनके कमरे की लाइट जलती देखकर पंकज उनके कमरे की तरफ गया तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। गंगा देवी के साथ अंजू और रोहित भी थे। माँ जी, आपको पता है, आज भैया भाभी के कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। शायद भाभी भैया के साथ जाने की जिद कर रही थी। भैया ने मना कर दिया तो वो रो रही थी। उनके रोने की सिसकियाँ तक मुझे सुनाई दे रही थी। अंजू गंगा देवी को पंकज के कमरे का हालचाल सुना रही थी। अरे, जितनी भी जिद करनी है कर लेने दो, मेरा पंकज उसको लेकर नहीं जाएगा। आखिर मैंने पंकज को यूं ही समझा बुझाकर अपने विश्वास पर नहीं रख रखा है। इस महारानी को तो बस छोड़कर जाने की जिद लगी हुई है। गंगा देवी अंजू को जवाब देते हुए बोली। उनकी बात सुनकर रोहित बोला, माँ, पर कर्जा तो चुक गया है ना। अरे चुप कर, धीरे बोल जरा। कर्जा तो चुक चुका है, और वो भी मेरी समझदारी के कारण। पंकज की शादी के पहले वो जो पैसे घर भेजता था उसमें से अधिकतर पैसा तो मैं जमा कर लेती थी, इस कारण कर्जा इतना नहीं हुआ। पर यह बात मैंने पंकज को नहीं बताई। अगर ये बात रीना को पता चल गई तो वो यहाँ से पंकज के पास चली जाएगी। तब तो पंकज यहाँ पैसे देना बंद कर देगा। अरे, पंकज जितने पैसे भेजता है, मैं सोच रही हूँ कि इन्हें इकट्ठा करके 3-4 साल में एक 50 गज का ही सही एक प्लॉट खरीद दूँ। गंगा देवी ने बोला। पर भाभी, कहते कहते रोहित रुक गया। अरे छोड़ो उसे, उस बांझ को तो ऐसे ही रहने की आदत हो चुकी है। अचानक रीना के लिए बांझ शब्द सुनते ही पंकज उसके आगे कुछ नहीं सुन पाया। मतलब रीना गलत नहीं कहती थी। भला उसका ही परिवार, उसकी ही माँ इतने स्वार्थी हो गए कि अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने बड़े बेटे बहू नजर नहीं आए। पंकज ने उसके आगे कुछ नहीं सुना और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरे में आया तो देखा रीना सो चुकी थी, पर आज वो रीना को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी जिम्मेदारियों और उसके परिवार के चलते बेचारी ने कितना कुछ भुगता है, इसलिए शायद वो इतनी बड़ी बात कह गई। सही तो है, उसने शादी मुझसे की है। मेरी माँ को या मेरे परिवार को गोद थोड़ी ना लिया था, जो इतना कुछ गलत सह रही है, वो भी तब जब उसका पति इतना दम रखता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है। अब मैं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आखिर ये भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। इस घर में मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर आई थी और मैंने इसे ही छोड़ दिया। कुछ सोचकर पंकज सो गया। सुबह रीना अपने रोज के समय पर उठी और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। जब रीना की नींद खुली तो उसने रीना को बुलाया और अपना सामान पैक करने को कहा। पहले तो रीना हैरान होकर उसे देखने लगी, पर फिर खुशी खुशी अपना सामान वो पैक करने लगी। जब गंगा देवी की नींद खुली तो देखा रीना रसोई में नहीं थी। वो उसे ढूंढती हुई कमरे में आई तो देखा वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर गंगा देवी ने कहा, अरे बहू, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? जा तो पंकज रहा है, तुम नहीं। लेकिन रीना के जवाब देने से पहले ही पंकज ने कहा, नहीं माँ, इस बार रीना भी मेरे साथ जा रही है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही अपने अरमानों पर पानी फिरते देखकर गंगा देवी बोली, अरे पर ऐसे कैसे? तुम्हारी जिम्मेदारियाँ?
मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं माँ। दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा चुका हूँ। अब रोहित भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है तो वो घर की जिम्मेदारियां निभा सकता है। रही बात थोड़े बहुत कर्जे की, तो अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रोहित को भी लेने दो। अपनी जिम्मेदारी से तो मुंह कैसे मोड़ सकता है। गंगा देवी बस इतना ही बोल पाई थी कि पंकज ने पलट कर कहा, मैंने अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा माँ। कल रात आप लोगों की बातें मैंने सुन ली हैं। मैं उसे अब दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली हैं। एक पिता की तरह अपने भाई बहन की सारी जिम्मेदारी उठाई है। खुद परेशान हो लिया लेकिन कभी मना नहीं किया। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति भी है तो उसे भी निभाने दो। आपकी एक बहू और भी है, उसे भी अब आपकी सेवा करने दो। और सबसे बड़ी बात माँ, मेरी पत्नी बांझ नहीं है। अपनी सच्चाई अपने बेटे के मुंह से सुनकर गंगा देवी कुछ कह नहीं पाई। जान चुकी थी कि अब वो किसी भी हालत में पंकज को रोक नहीं सकती और ना ही रीना अब रुकेगी। आखिर बहू पर तानों की बौछार कर उन्होंने अपना मान खुद ही घटा लिया था। आखिर 5 साल की तपस्या के बाद रीना पंकज के साथ रवाना हो गई अपनी गृहस्थी बसाने के लिए। पीछे अब गंगा देवी के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।